चलिए हम लोग पढ़ते हैं। अब कोशिका का एक मैंने टॉपिक बच गया था, मोबाइल ऑफ हो गया था जिसकी वजह से हम लोग नहीं बना पाए थे वीडियो इसका। तो चलिए उसको आज खत्म ही कर देते हैं, है ना। और कहे तो 5वां पार्ट हो गया। बहुत विधिवत तरीके से हमने आपको पढ़ा दिया है कि नहीं। अगर पूरा वीडियो देख लीजिएगा तो आपको अंदाज है कि कोशिका से रिलेटेड किसी भी प्रकार का कोई प्रश्न आपका छूटने वाला नहीं है कि नहीं। चाहे वो सब्जेक्टिव पूछा जाए, ऑब्जेक्टिव पूछा जाए, या जैसा भी होगा जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, सारे के सारे क्वेश्चंस का आंसर उसमें है। एक लास्ट में हम लोगों को बच गया था प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक, और प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक कोशिका के बारे में। और प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक कैसे बना था, तो आपको पता है कि राइबोसोम है ना में सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट के आधार पर उसको हम लोग 70s और 80s के आधार पर हम लोगों ने दो तरह की कोशिकाओं का वर्णन किया था। एक को हमने कहा था प्रोकैरियोटिक और एक को कहा था यूकैरियोटिक। समझाए थे कि नहीं समझाए थे। तो अगर हम लोग सेल की चर्चा करें, यहाँ पे कोशिका की अगर हम लोग चर्चा करेंगे तो इस आधार पर सेल कितना तरह का हो जाता है, दो तरह का। एक को हम लोग बोलते हैं प्रोकैरियोटिक, अंग्रेजी में भी लिखा हुआ रहेगा तभी समझ लीजिएगा, हिंदी में भी लिखा हुआ रहेगा तभी समझ लीजिएगा, प्रोकैरियोटिक। और एक को बोलते हैं हम लोग यूकैरियोटिक। हमने कहा भी था कि हम आपको समझा भी देंगे, और जब समझा रहे थे तो उसी समय समाप्त हो गया था, जिसकी वजह से नहीं समझा पाए हैं यूकैरियोटिक। आप सभी लोग देखिएगा कि मेरा प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप जाइएगा मेरा यूट्यूब चैनल पर। यूट्यूब चैनल बिट्टू सरगोह के नाम से ही है, बिट्टू सरगोह जैसे ही आप ये कीजिएगा तो उसमें आपका यूट्यूब चैनल खुल जाएगा। और उसमें अगर आप मेरे फोटो पर पहले क्लिक कर देना है, क्या करना है, फोटो पर ही क्लिक कर दीजिएगा। मेरा फोटो तो समझ ही रहे होंगे, उस पर क्लिक कर दीजिएगा। और वहां जब जाइएगा तो उसमें खुलेगा होम, वीडियोज, माने ऑल करके रहता है, वीडियोज रहता है, शॉर्ट वीडियो रहता है, उसके बाद प्लेलिस्ट रहता है। तो प्लेलिस्ट में जाइएगा, आपको बायोलॉजी देखना होगा तो बायोलॉजी में चले जाएगा, जिस क्लास का देखना होगा उस क्लास का वहां पे मिल जाएगा। फिजिक्स देखना होगा तो फिजिक्स मिल जाएगा, केमिस्ट्री देखना होगा तो केमिस्ट्री मिल जाएगा, हिस्ट्री पढ़ना होगा तो हिस्ट्री मिल जाएगा, जियोग्राफी पढ़ना होगा तो जियोग्राफी मिल जाएगा, है कि नहीं। सारे वहां पे इंग्लिश पढ़ना होगा तो इंग्लिश ही मिल जाएगा, मैथ पढ़ना होगा तो मैथ में चले जाइएगा। और वहां प्लेलिस्ट से आपको जो भी सुविधा लगे, जो भी पढ़ना चाहते हैं उस चीज को आप पढ़ सकते हैं वहां पे बहुत अच्छा से। तो ये सब वीडियो उस पर डाले हुए हैं, तो आप वहां पे जाइएगा तो आपको 4 पार्ट में हम पहले से पढ़ाए हैं, और अभी 5वां पार्ट हो जाएगा ये, है कि नहीं है। तो उसको अच्छा लगेगा, अगर आपके लाइक होगा वीडियो, आपको लगेगा कि नहीं बढ़िया पढ़ाया हुआ है, तो उसमें थोड़ा सा लाइक भी कर दीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। और अगल बगल जितना भी दोस्त वगैरह है सभी लोगों को बता भी दीजिए कि सर जुड़िए, है ना। कोशिश हमने किया है कि बहुत बेहतरीन आपको पढ़ाया जाए, है कि नहीं है। तो ये कोशिश को आप लोग बरकरार रखिए, बढ़िया से उसको समझ लीजिए। हम इसलिए बना देते हैं ना कि अगर कोई बाय द वे बच्चा नहीं आया हो या छूट गया हो तो जाकर के वहां देख सकता है। और सबसे बड़ी बात है कि आप ऑफलाइन क्लास में हमारी बात पढ़ रहे हैं, और जैसे ही आप उसको जाकर के वहां रिवीजन करने के ख्याल से जब देखिएगा तो समझ लीजिए कि आपका दिमाग में जिंदगी भर के लिए पेस्ट कर जाएगा, समझे कि नहीं, एकदम चिपक जाएगा आपके ब्रेन में। इसलिए यहां पढ़ने के बाद तुरंत उसको देखिए कि सर आज ऐसे ही से पढ़ रहे थे। ऑफलाइन क्लास और ऑनलाइन क्लास में अंतर क्या है ना, रिकॉर्डिंग वीडियो में, कि रिकॉर्डिंग वीडियो देखते देखते मन उब जाएगा, तो ऑफलाइन वाला में मन नहीं उबता है कि नहीं। और फिर उसी चीज को आप देखिएगा तो आपको A to Z बातें समझ में आ जाएगी। इसलिए सबसे जरूरी है ऑफलाइन क्लास। तो ऑफलाइन क्लास में तो आप लोग सब हैं यहाँ पे, है कि नहीं है, बोलिए। 9वां क्लास का नया बैच में हम पढ़ाए हैं, तो उसको खूब बढ़िया से जाकर के देखिए, बढ़िया से। आप लोग 9वां क्लास के नया बैच है, पहले 8वां क्लास में थे आप लोग, अब किस क्लास में आ गए हैं, 9वां क्लास में। तो उन लोगों का पढ़ाई कर रहे हैं, और आपका ये विधिवत पढ़ाई हो गया है बहुत अच्छे तरीके से। आप क्वेश्चन आंसर बनाइएगा, और जब क्वेश्चन आंसर खुद ब खुद बन जाए तो समझ लीजिए कि पढ़ाई बढ़िया हो गई आपकी, समझे कि नहीं। कहीं समझ में नहीं आया डायरेक्ट पूछिए, 50 बार पूछिए, उबियाना नहीं है। हम नहीं उबियाते तो आप क्या है उबियाते हैं। जब पूछने वाला नहीं उबिया रहा है, अधिक बताने वाला नहीं उबिया रहा है, तब पूछने वाले को शर्मिंदा कैसे। पूछते रहिए, बताते रहेंगे। आगे देख लीजिए, तो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। देखिए आपको बताए थे कि प्रोकैरियोटिक जिसको हम अपनी आंख से नहीं देख पा रहे थे, यूकैरियोटिक को आंख से देख पा रहे थे, यानी कि ये अविकसित कोशिका है। एक ऐसी कोशिका होती है अविकसित होती है, और आरंभिक कोशिका है, एकदम प्रारंभिक कोशिका है। इसको हम लोग बोलते हैं कि यह आरंभिक कोशिका है। कैसी कोशिका है, आरंभिक कोशिका है। ये कैसी कोशिका है, आरंभिक कोशिका है। कैसा है भैया, तो ये अविकसित है, इसका विकास नहीं हुआ है। विकास अगर होता तो इसमें भी बहुत सारे चीज होते,
है कि नहीं, भी दिखाई देता। लेकिन यह क्या है, अविकसित है। और इसमें बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है ना कि प्रोकैरियोटिक में केवल मुख्य अंग पाए जाते हैं, बहुत ज्यादा चीज नहीं होता है, केवल कैसा रहता है, मुख्य अंग। जो जरूरत की चीजें हैं वही होंगी इसमें, बाकी चीजें नहीं होंगी। इसके अंतर्गत में कौन आते हैं, तो नील हरित शैवाल। एग्जाम्पल में अगर कोई पूछेगा तो क्या बताइएगा, नील हरित शैवाल। इसमें कौन आते हैं, नील हरित शैवाल आ जाएंगे। एग्जाम्पल में इसको दे दीजिएगा प्रोकैरियोटिक में, जिसको आप देख ही नहीं पा रहे हो। समझ में आ रही है बात ना। लेकिन अगर यूकैरियोटिक की बात करेंगे तो मेरे भाई देखिए, ये आरंभिक कोशिका तो है, ये है, साथ ही माने सब कुछ है यहाँ पे, यानी कि यह पूर्णतः विकसित है। यह कैसा है, विकसित कोशिका है। कैसी कोशिका है, विकसित। इसको बल्कि लिख देंगे कि यह कैसी कोशिका है, तो विकसित कोशिका है। देख रहे हैं ना, यह विकसित कोशिका है। केवल इसमें मुख्य अंग नहीं होते हैं, इसमें अंग बनते हैं। हम लोगों के शरीर में देखिए ना, सभी कोशिका आपस में मिलकर के क्या बना दिया, तो उत्तक, उत्तक आपस में मिलकर क्या बना दिया, अंग, अंग आपस में मिलकर के क्या सिस्टमेटिक ढंग से सुदृढ़ हो गया, तो हम लोगों के शरीर का निर्माण हो गया, काया का निर्माण हो गया, बॉडी का निर्माण हो गया। हुआ कि नहीं हुआ। और सभी अंग अलग अलग काम करते हैं, जैसे आंख देखने का काम करता है, मुंह खाने का काम करता है, दांत पीसने का काम करता है, हाथ जो है से काम करने का काम करता है, पेट पचाने का काम करता है। सब अंग अलग अलग काम कर रहे हैं। नाक सूंघने का काम कर रहा है, ब्रेन सोचने का काम कर रहा है, सब अलग अलग काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो यूकैरियोटिक में दोनों चीज आ जाते हैं। यूकैरियोटिक को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि यूकैरियोटिक के अंतर्गत में जंतु कोशिका भी आ जाता है और पादप कोशिका, दोनों आ जाते हैं। यानी कि जंतु कोशिका भी आ गए और कौन आ गए, पादप कोशिका, पादप कोशिका भी आ गए, दोनों आ गए। तो यानी कि ये बहुत बड़ा है और जटिल भी है। ये बड़ा भी है और कैसा है, जटिल भी है कि नहीं। यूकैरियोटिक को याद रखने का क्या तरीका बताया था, यू मैंने तुम, तुम ने हम, तुम भी हम भी, सब कुछ है कि नहीं, जिसको देख रहे हैं यूकैरियोटिक कोशिका हो जाएगी। और तो यूकैरियोटिक में क्या है, जंतु कोशिका भी है और पादप कोशिका भी है। जंतु कोशिका कैसा होता है, तो गोल। पादप कोशिका कैसा होता है, तो चकोर। समझ में आ गया है। पादप कोशिका जंतु कोशिका में खूब बढ़िया से अंतर आप लोग पढ़ा दिए हैं, पढ़ाए हैं कि नहीं पढ़ाए हैं। तो ये दोनों किस में आ जाएंगे, यूकैरियोटिक में आ जाएंगे। यहां तक की बात समझ में आ गई। तो अब दोनों में जरा अंतर पढ़ ले तो क्या दिक्कत है। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में अंतर समझ लिया जाए, समझ लिया जाए। तो एक तरफ हम लिख देते हैं प्रोकैरियोटिक, एक तरफ क्या लिख देते हैं, प्रोकैरियोटिक, और दूसरी तरफ क्या लिख देते हैं, यूकैरियोटिक। क्या लिख देते हैं, यूकैरियोटिक। हम इसको लिख दे रहे हैं प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। तो आप इस बात को समझ लीजिए, चूंकि यह अविकसित है, ये क्या है, विकसित है, ये तो इतना जान रहे हैं। तब जो अविकसित रहेगा तो इसके जो न्यूक्लियस यानी कि जो केंद्रक होगा, उसके ऊपर में कोई इन्वेलप नहीं होगा, नो इन्वेलप ऑफ न्यूक्लियस। इसके जो केंद्रक होंगे उस पर किसी प्रकार का कोई आवरण नहीं होगा, कोई आवरण नहीं होगा, क्योंकि ये अविकसित है। कैसे हैं, अविकसित है, यानी कि बहुत ज्यादा छोटे हैं। प्रोकैरियोटिक कैसा होता है, बहुत छोटा। कैसा होता है, बहुत छोटा। यूकैरियोटिक कैसा होता है, बहुत बड़ा। जिसको आप देख पा रहे हो बड़ा है, तभी नहीं देख पा रहे हैं। जैसे पेड़ कितना कितना बड़ा बड़ा होता है, तो सब है। अरे पादप कोशिका में है तो भैया यूकैरियोटिक है वो। अभी तो आपको बताया कि जंतु कोशिका और पादप कोशिका दोनों किस में चले जाते हैं, यूकैरियोटिक में। ये बात तो समझ में आ रही है ना। तो ये छोटी होती है और ये कैसी होती है, बड़ी होती है। समझ में आ रही है बात। लेकिन इसका जो केंद्रक होता है ना प्रोकैरियोटिक का, उस पर किसी भी प्रकार का कोई आवरण नहीं होता। तो हम लोग लिखते हैं कि नो इन्वेलप ऑफ न्यूक्लियस। आया समझ में, नो इन्वेलप ऑफ न्यूक्लियस। लेकिन इसमें आवरण होगा, यानी कि केंद्रक के ऊपर, है ना। तो क्या लिखेंगे कि इन्वेलप ऑफ न्यूक्लियस, है ना, इन्वेलप ऑफ न्यूक्लियस, यानी कि इस पर क्या होते हैं, केंद्रक पर आवरण होते हैं। केंद्रक पर आवरण क्या होते हैं, होते हैं। अब जैसे देखिए, कुछ ऐसी बातों को हम लिखेंगे जो प्रोकैरियोटिक में भी पाए जाते हैं और यूकैरियोटिक में भी पाए जाते हैं, और कुछ ऐसी बातें लिखेंगे जो सिर्फ यूकैरियोटिक में होता है, कुछ ऐसी बातें लिखेंगे जो सिर्फ प्रोकैरियोटिक में होता है। समझ में आ गई बात। तो अब देख लीजिएगा यहां पे, जैसे आप सिलिया फ्लैजिला की बात करते हैं, सिलिया ले लीजिए, फ्लैजिला की बात कर लीजिए। क्या का बात कर रहे हैं, सिलिया हो, फ्लैजिला हो, या कोशिका है तो डीएनए भी होगा, क्योंकि केंद्रक में डीएनए मौजूद होता है कि नहीं। तो डीएनए की अगर हम लोग चर्चा कर ले, जीव द्रव्य की अगर चर्चा कर ले, एक चीज और समझ लीजिए, जो प्रोकैरियोटिक जो जीव होते हैं
तो प्रोकैरियोटिक जो जीव होते हैं वह श्वसन, जो सांस लेने की प्रक्रिया होती है, वह जीव द्रव्य से करते हैं। तो जीव द्रव्य किसको कहेंगे? तो अब बताइए, कोशिका द्रव्य, कोशिका के अंदर में जो भरा हुआ द्रव्य है उसको कोशिका द्रव्य, और न्यूक्लियस के अंदर में जो भरा हुआ द्रव्य रहता है उसको केंद्रिका द्रव्य, और दोनों को मिला देते हैं तो उसी को क्या कहते हैं? जीव द्रव्य। आपको पढ़ाए थे कि अगर जीव द्रव्य में 1% की कमी हो जाएगी तो मनुष्य, पानी की कमी हो जाएगी तो मनुष्य को प्यास लगेगा, और 10% की कमी हो जाएगी तो आदमी की क्या हो जाएगी? मृत्यु हो जाएगी। पढ़ाए थे कि नहीं पढ़ाए थे? तो ये जो जीव द्रव्य है, तो वह जीव द्रव्य से ही प्रोकैरियोटिक जो कोशिकाएं होती है वह श्वसन करती है, याद रखिएगा। तो आपसे पूछा जाएगा कि प्रोकैरियोटिक की जो कोशिकाएं होती है वह श्वसन कैसे करती हैं? तो श्वसन लिखेंगे कि जीव द्रव्य से करती हैं। श्वसन कैसे करती हैं? जीव द्रव्य से। लेकिन अगर इसके श्वसन की चर्चा होगी कि ये श्वसन कैसे करता है, तो आपको पढ़ाए होंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया होता है, कोशिका में क्या पाया जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया, और माइटोकॉन्ड्रिया श्वसन क्रिया करके क्रेब्स साइकिल चला करके ऊर्जा की उत्पत्ति करता है, नहीं पढ़ाए थे? तो इसमें यानी कि यूकैरियोटिक जीव में श्वसन की क्रिया कैसे होगी? माइटोकॉन्ड्रिया से। तो श्वसन कैसे होगा? माइटोकॉन्ड्रिया से। अब आया समझ में? कैसे होगा? माइटोकॉन्ड्रिया से। क्लियर हो गए? कहीं से कोई दिक्कत? आपको प्रोकैरियोटिक में श्वसन कैसे होगा? जीव द्रव्य से। इसमें श्वसन कैसे होगा? माइटोकॉन्ड्रिया से। तो ये बात तो समझ में आ गई बात। अब देख लीजिए प्रकाश संश्लेषण। तो भैया नीलहरित शैवाल भी प्रकाश संश्लेषण करेगा, और यूकैरियोटिक में पेड़ पौधे भी तो प्रकाश संश्लेषण करेंगे, है कि नहीं? प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक में तो पादप और जंतु दोनों ना आ गए हैं। तो भाई जंतु तो प्रकाश संश्लेषण नहीं करेगा, लेकिन पेड़ पौधे तो प्रकाश संश्लेषण करेंगे ना। तो ये बात को समझ लीजिएगा। अब झिल्ली, जब कोशिका होगा तो झिल्ली तो होना ही है। कोशिका अगर है तो झिल्ली होगा ना जी। कोशिका का पहला आकृति तो झिल्ली है, झिल्ली ना आकृति प्रदान करेगा उसको। पेड़ पौधा में एक और ऊपर से और रहता है जिसको हम लोग कहते हैं कोशिका भित्ति। क्या कहते हैं? कोशिका भित्ति। तो जहां भित्ति का सवाल आ गया तो भित्ति किसमें होगा? तो भित्ति तो यूकैरियोटिक में होगा, क्योंकि पेड़ पौधा इसमें आते हैं। जंतु में भले कोशिका भित्ति नहीं पाया जाता है, लेकिन पादप कोशिका में तो पाया जाता है ना। तो पादप कोशिका और जंतु कोशिका किसमें आते हैं? यूकैरियोटिक में। तो अगर भित्ति की बात करेंगे तो इसका जो कोशिका की जो दीवार होती है तो ये किसका बना हुआ रहता है? तो पेप्टोग्लाइकोन का। किसका? पेप्टोडग्लाइकोन का। पेप्टोडग्लाइकोन का किसका? प्रोकैरियोटिक में। लेकिन अगर इसका भित्ति की बात करेंगे तो जंतु में तो कोशिका भित्ति पाया ही नहीं जाता है, पादप में पाया जाता है। और पादप में जो कोशिका भित्ति होता है वह सेलुलोज का बना होता है। पढ़ाए हैं कि नहीं पढ़ाए हैं? तो इसका कोशिका भित्ति किसका बना हुआ रहता है? सेलुलोज का। किसका? सेलुलोज का। क्लियर हो रहे हैं? अब ध्यान से समझिएगा। राइबोसोम की चर्चा करेंगे तो आपको यही ना हम पढ़ाए थे कि राइबोसोम सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट के आधार पर जो 70S वाला होगा वह बन जाएगा क्या चीज? प्रोकैरियोटिक। और जो 80S होगा वह क्या बन जाएगा? यूकैरियोटिक। पढ़ाए थे कि नहीं पढ़ाए थे? अब यहां पे समझिए बहुत ध्यान से। कैसे समझिएगा? देखिए ये सब जो सारे चीज हैं ये प्रोकैरियोटिक में भी पाए जाएंगे। क्लियर हो गया? इतना सारा चीज किसमें होंगे? प्रोकैरियोटिक में होंगे कि नहीं होंगे? अब देख लीजिए यूकैरियोटिक में ये सब जो चीज होंगे ये सब किसमें आ जाएंगे? यूकैरियोटिक में। किसमें आ जाएंगे? यूकैरियोटिक में। किसमें आ जाएंगे? यूकैरियोटिक में। समझ में आई बात? किसमें आ जाएंगे? यूकैरियोटिक में। देखिए ध्यान से, हम इसको उजला रंग से कर देते हैं। ये सब जो हो गया से किसमें आ जाएंगे? यूकैरियोटिक में। ये वाला हो जाएगा किसमें? प्रोकैरियोटिक में। आगे समझ में? नहीं समझ में आए तो एक बार और देख लीजिए। क्या देख लीजिएगा? तो ये जो प्रोकैरियोटिक है, प्रोकैरियोटिक में आपको हम ऐसे करके लिख देते हैं। प्रोकैरियोटिक में माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाएगा? नहीं। माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाएगा? नहीं। माइटोकॉन्ड्रिया किसमें पाया जाता है? यूकैरियोटिक में, श्वसन की क्रिया के लिए। ऊर्जा पावर गृह जिसको हम लोग कहते हैं। अब जैसे पावर ऊर्जा गृह किसको कहा जाता है? कोशिका के किस अंग को कहा जाता है पावर हाउस? तो माइटोकॉन्ड्रिया को। और उसको ले जाएगा कौन? गोल्जी बॉडी। तो भैया जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया है ये नहीं है, ऊर्जा जिसमें बन ही नहीं रहा है, उसमें गोल्जी बॉडी का कोई जरूरत है? तो सीधी सी बात है कि प्रोकैरियोटिक में गोल्जी बॉडी भी नहीं होगा। दिमाग काम किया? गोल्जी बॉडी की आवश्यकता कब? जब माइटोकॉन्ड्रिया रहेगा तब, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा गृह है, यानी कि ऊर्जा को बना करके रखती है, और गोल्जी बॉडी उसका परिवहन करती है। पढ़ाए है ना?
तो जब माइटोकॉन्ड्रिया प्रोकैरियोटिक में है ही नहीं तो गोल्गी बॉडी रहेगा ही नहीं। सीधी सी बात हो गई। कोई दिक्कत है तो बता दीजिए। अब बताइए जरा सा हमको, कोशिका का विभाजन कब होगा? जब कोशिकाएं होंगी। तो इसका कोशिकवे है अविकसित, तो कोशिका विभाजन होगा ज्यादा। तो कोशिका विभाजन कौन करता है? सेंट्रोसोम। कौन करता है? सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम को हिंदी में क्या कहते हैं? तारक काय। तो सेंट्रोसोम की जरूरत है इसमें प्रोकैरियोटिक में, तो सेंट्रोसोम भी नहीं पाया जाता है। अब जब कोशिका डिस्टर्ब हो जाता है तो कोशिका को पाचन करने के लिए क्या चीज की जरूरत है? लाइसोसोम की। तो जब इसका कोशिका ही अविकसित है तो इसकी कोशिका क्या गलती करेगा जी? कोई गलती करेगा? तो जब गलती करवे नहीं करेगा तो लाइसोसोम वहां बैठ के झकेगा खाली, उसको कोई काम मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो क्या इसमें लाइसोसोम है? नहीं है। तो आपसे पूछा जाएगा कि प्रोकैरियोटिक में माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं? नहीं। माइटोकॉन्ड्रिया नहीं तो गोल्गी बॉडी पाए जाते हैं? नहीं। सेंट्रोसोम पाए जाते हैं? नहीं। लाइसोसोम पाए जाते हैं? नहीं। इस सब किसमें पाया जाता है? इसमें पाया जाता है माइटोकॉन्ड्रिया। जी सर। गोल्गी बॉडी सर? जी सर। सेंट्रोसोम सर? जी सर। ये पाया जाता है सर। एंडोप्लाज्म सब पाया जाता है इसमें, है कि नहीं? तो इस प्रकार से कितने बच्चे प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक बढ़िया से समझ लिए? बहुत शानदार तरीके से समझे। कहीं से किसी को दिक्कत है? बोलिए। तो जब इसको समझ में आ गया प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के बारे में, तो ये पूरा का पूरा चैप्टर आपको यहीं पे समाप्त हो गया। पूरा का पूरा चैप्टर समाप्त हो गया। समझ में आ गई बात? अब देख लीजिए जरा सा, यहां तक जब समाप्त हो गया तो हम आपको क्या बताए थे? जंतु कोशिका पढ़ाए थे कि नहीं पढ़ाए थे? जोर से बोलिएगा। जंतु कोशिका पढ़ाए थे, पादप कोशिका पढ़ाए थे। एक बार फिर से रिवीजन कर देते हैं, ये पढ़े। तो जंतु कोशिका में आपको क्या बताया था कि जंतु कोशिका छोटा होता है, आई कैसा होता है? लार्ज। भैया पेड़वा पौधा तनी में लार्ज होता है जी। एगो टहनिया का तनी सुनता काट देगा तो हमनी को वजनिया के बराबर हो जाएगा, और उतना बड़का बड़का टहनी रहता है उसमें, रहता है कि नहीं रहता है? तो ये बहुत बड़ा होता है। आई कैसा होता है जंतु कोशिका? गोल। आई कैसा रहता है? चकोर। नहीं पढ़े थे? एकरा में रसधानी कैसा होगा? बहुत छोटा। रसधानी कैसा होगा? छोटा। एकरा में रसधानी कैसा होगा? रसधानी कैसा होगा? बहुत बड़ा होगा कि तनी मनी बड़ा होगा? बहुत बड़ा होगा। कैसा होगा? बहुत बड़ा होगा। अब बताइए, क्या जंतु कोशिका में सिलिया फ्लैजिला होता है? तो जी बिल्कुल। अरे जो हेयर लाइक का स्ट्रक्चर है तो सिलिया फ्लैजिला इसमें होगा ना? क्या इसमें पाया जाएगा? नहीं, इसमें जरूरत इसकी नहीं है। लाइसोसोम इसमें होगा? एकदम होगा। जंतु कोशिका में तो लाइसोसोम हो ही करेगा। लेकिन अब हमको बताइए, आपको कोशिका भित्ति देखने को कहां मिलेगी? पादप कोशिका में। हम लोग में थोड़ी कोशिका भित्ति की जरूरत है। हमने के देखो बोलो दिन में सब टंगाइए गया। ज्यादा जरूरत है, ज्यादा रख ले से ना, ज्यादा कौन रखे हुए सब चीज? पादप है कि नहीं है? तो इसलिए उसमें सेल वाल की जरूरत है। क्या चीज की जरूरत है? सेल वाल, यानी कि कोशिका भित्ति की जरूरत है कि नहीं है? अब बताइए, प्लास्टिड हम लोग की जरूरत है। हम लोग लवक रखे का मैंने, हमको प्रकाश संश्लेषण करना है, हम हरियर हैं। हाँ तो कैसन है? आगे समझ में? क्लोरोप्लास्ट हमनी की जरूरत है। किसमें रहेगा? ये तो रहेगा इसमें, एगो रहेगा इसमें, लेकिन कॉमन क्या रहेगा? तो झिल्ली दोनों में। माइटोकॉन्ड्रिया, जोर से बोलिए। माइटोकॉन्ड्रिया। लाइसोसोम तो इसमें रखेगा, तो कंफर्म कर दिए। राइबोसोम दोनों में। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जोर से बोलिए, दोनों में। इसके बाद गोल्गी बॉडी, जोर से बोलिए, दोनों में। माइटोकॉन्ड्रिया रहेगा तो गोल्गी बॉडी रहेगा ही रहेगा। केंद्रक दोनों में रहेगा। अब बताइए, सेंट्रोसोम आ गया समझ में? अब यहां से कलर को बदल देते हैं। इस सब देखिए ध्यान से, यहां इस सब के सब जंतु कोशिका देख रहे हैं? हो गया? क्लियर हो गया? कोई दिक्कत है तो बोलिए। इसको ऐसे कर दिए तो ये हो गया पादप कोशिका और जंतु कोशिका में अंतर। आगे समझ में? इधर जहां पढ़े तो ये हो गया आपका प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में अंतर। क्लियर हो गया सारा चीज? कहीं से कोई दिक्कत? बाबू रे चैप्टर समाप्त हो गया, बढ़िया से समाप्त हो गया। जय हिंद।